चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केजी और पहली में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के दाखिले की तैयारी हुई पूरी। दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के छात्रों के लिए शिक्षा निदेशालय 19 नवंबर 2025 को अंतिम कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ आयोजित करेगा। ये प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए की जा रही है, जिसके आधार पर अभिभावकों को उनके बच्चों के लिए स्कूल आवंटित किए जाएंगे। चयनित छात्रों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य होगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर ये पूरा करना होगा। विभाग ने सभी स्कूलों को ड्रॉ प्रक्रिया से जुड़े निर्देश भेज दिए हैं ताकि प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। नौगाम धमाके पर अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार से सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नौगाम धमाके को लेकर केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक चिंताजनक है और इस मामले में विस्तृत तथा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसी घटनाएं सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर करती हैं। उन्होंने केंद्र से जवाब मांगा कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और सुरक्षा में चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार ने शुरू की नई पहल। बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने शीतकालीन कार्य योजना 2025-26 तक शुरू की है। इसके तहत आश्रय गृहों में गर्म बिस्तर, कंबल, साफ सफाई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। DUSI शहर भर में चल रहे आश्रय गृहों की संख्या बढ़ा रहा है और जरूरत वाले इलाकों में अस्थायी टेंट भी लगाए जा रहे हैं। बचाव दल रात भर गश्त करेंगे ताकि जरूरतमंदों को तुरंत सहायता मिले। इसके अलावा रैन बसेरा ऐप के माध्यम से आसपास के आश्रय गृहों की लोकेशन और उपलब्धता की जानकारी भी दी जाएगी। दिल्ली के आजादपुर बस अड्डे पर सनसनी। दिल्ली के आजादपुर बस अड्डे पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक मोबाइल चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे एक पुलिसकर्मी पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोपी की पहचान मोहम्मद अरमान के रूप में हुई, जिसे बाद में पुलिस ने दबोच लिया। पूछताछ में उसने कई अन्य चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस आरोपी के नेटवर्क की भी जाँच कर रही है। अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी तय। शाहदरा में जिला विकास समिति की बैठक में अतिक्रमण, अवैध गेस्ट हाउस और फर्जी प्रमाण पत्रों से बने निर्माणों का मुद्दा प्रमुख रहा। बैठक में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए और अवैध निर्माणों की विस्तृत जांच के लिए सूची भी सौंपी गई। पार्कों में असामाजिक तत्वों पर निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। बैठक में सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने 100 सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यात्मक पाठ्यक्रम शुरू किया है। ये उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो सामान्य शिक्षा के अनुरूप नहीं चल पाते और जिनकी जरूरतें अलग होती हैं। पाठ्यक्रम में कपड़े पहनना, हाथ धोना, पैसे संभालना और दैनिक जीवन से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। छात्रों का चयन उनकी क्षमता के आधार पर किया जाएगा। उनकी प्रगति डिजिटल रूप से दर्ज होगी ताकि अभिभावकों और शिक्षकों को सही मूल्यांकन मिल सके। दिल्ली की गलियों में भी अब पुलिस करेगी गश्त। दिल्ली पुलिस की पीसीआर इकाई को 55 नई पीसीआर वैन और 15 156 मोटरसाइकिलें मिली हैं, जिन्हें पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई गाड़ियों के शामिल होने से पीसीआर की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी और आपात स्थितियों में नागरिकों तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलेगी। मोटरसाइकिलों को खास तौर पर संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा ताकि गश्त प्रभावी हो सके। पुलिस का उद्देश्य संकट में फंसे लोगों को त्वरित सहायता देना और अपराध नियंत्रण को मजबूत करना है। दिल्ली के तीनों ISBT पर EV स्थापित होंगी चार्जिंग सुविधाएं। दिल्ली सरकार कश्मीरी गेट, सराय काले खां, आनंद विहार ISBT में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। लगभग 16.99 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से शहर में बढ़ती बसों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2026 तक 8000 बसें चलाने का है। वर्तमान में 3400 बसें संचालित हो रही हैं, जिन्हें जल्द 6000 तक बढ़ाने की योजना है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से बसों की उपलब्धता और संचालन क्षमता में सुधार होगा। लाल किला धमाके की गुत्थी सुलझाने अस्पताल पहुंची NIA। लाल किला धमाके की जांच को आगे बढ़ाते हुए NIA की टीम अस्पताल पहुंची, जहां आतंकी हमले में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। एजेंसी अधिकारियों ने घायलों के बयान दर्ज किए ताकि घटना के दौरान देखी गई सभी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल सके। जांच अधिकारी धमाके के साजिशकर्ताओं, स्थान चयन और उपयोग की गई तकनीक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। NIA हर सुराग का विश्लेषण कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस हमले की पूरी साजिश का खुलासा हो सके।
चांदनी चौक में आतंक के बाद अतिक्रमण का आतंक। चांदनी चौक में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भी अतिक्रमण की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे व्यापारी चिंतित हैं। रेहड़ी पटरी वालों, अवैध पार्किंग और भीड़भाड़ के कारण बाजार में आवाजाही मुश्किल हो गई है। कई दुकानों पर जांच के कारण ताले लगे हैं, जबकि आसपास के मेट्रो स्टेशन पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद एमसीडी और पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच कनॉट प्लेस में खड़े लावारिस वाहनों ने सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। भाजपा को एमसीडी उपचुनाव परिणाम में बिहार जैसी सुनामी की उम्मीद। भाजपा को उम्मीद है कि आगामी एमसीडी उपचुनाव के नतीजे बिहार विधानसभा चुनाव की तरह उनके लिए बड़ी जीत साबित होंगे। पार्टी का दावा है कि पिछले कामकाज और संगठनात्मक मजबूती के आधार पर वो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा और सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता का सकारात्मक रुझान उनके पक्ष में है। वहीं अन्य पार्टियां भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में चमका दिल्ली मंडपम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली मंडपम विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा संचालित स्टॉलों का निरीक्षण किया और उन्हें प्रोत्साहन दिया। दिल्ली मंडपम न केवल स्थानीय हस्तशिल्प और नवाचार को प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विविधता भी दर्शा रहा है। ये मेला उद्यमियों के लिए व्यापार बढ़ाने और नेटवर्किंग का अहम मंच माना जाता है। आयोजकों के अनुसार दिल्ली मंडपम अपनी क्रिएटिविटी और डिजाइन के कारण अन्य मंडपों से अलग पहचान बना रहा है। दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब, देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर। दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे देश के सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर आ गया है। प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों में सांस संबंधी बीमारियों और आंखों में जलन की समस्या बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। हालांकि सूची में पहले और दूसरे स्थान पर कौन से शहर है, इस संबंध में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां लगातार हालात की निगरानी कर रही हैं। संजय कुमार की 30,000 करोड़ की विरासत पर विवाद। संजय कपूर की लगभग 30,000 करोड़ की विरासत पर विवाद गहरा गया है। करिश्मा कपूर ने अदालत में आरोप लगाया है कि संजय कुमार अपनी बेटी की स्कूल फीस तक चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं, जबकि उनके पास विशाल संपत्ति है। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि संजय को नियमित रूप से फीस और अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाए। करिश्मा का कहना है कि बेटी की शिक्षा प्रभावित हो रही है। अदालत इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनकर निर्णय लेगी। बिहार की जीत का दिल्ली में मनाया गया जश्न। दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव में मिली जीत का जोरदार जश्न मनाया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी वर्चुअली रूप से मौजूद रहकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और गमछा लहराकर उन्हें बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि ये जीत विकास की राजनीति की जीत है। जश्न ने दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल और मजबूत कर दिया। सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर 2 सदस्यीय पीठ में मतभेद। सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर सुनवाई कर रही 2 सदस्यीय पीठ में असहमति उत्पन्न हो गई, जिसके चलते मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब इस मामले की सुनवाई 14 जनवरी से नई गठित बेंच करेगी, जो याचिका पर नए सिरे से विचार करेगी। मतभेद की वजह से पुरानी पीठ कोई फैसला नहीं कर पाई। अदालत प्रशासन के अनुसार नई बेंच मामले के सभी पहलुओं पर पुनः विचार करेगी और अंतिम निर्णय सुनाएगी। अगली सुनवाई 14 जनवरी तय की गई है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने सतर्कता निदेशालय में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से लंबित मामलों की जांच तेज होगी और विभाग की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी। ये कदम भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यवाही को बढ़ावा देगा। नई नियुक्तियों से निदेशालय की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और जटिल जांचों को पूरा करने में आसानी होगी। सरकार इस फैसले को प्रशासनिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण मान रही है।